अब आप मुझे कुछ भी ना समझाएं, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। सालार ने सिकंदर से आंखें मिलाए बगैर कहा। वो दोबारा येल जा रहा था और जाने से पहले सिकंदर ने हमेशा की तरह उसे समझाने की कोशिश की थी। वही पुरानी नसीहतें किसी मौहूम सी आस और उम्मीद में एक बार फिर उसके कानों में ठोंसने की कोशिश की थी। मगर इस बार उनके बात शुरू करते ही सालार ने उन्हें शायद जिंदगी में पहली दफा यकीन दहानी करवाई थी और जिंदगी में पहली बार सिकंदर उस्मान को उसके अल्फाज पर यकीन आया था। वो उस हादसे के बाद उसमें आने वाली तब्दीलियों को वाज़ेह तौर पर देख रहे थे। वो पहले वाला सालार नहीं था, उसकी जिंदगी ही तब्दील हो चुकी थी। उसका हुलिया, उसका अंदाज, सब कुछ। उसके अंदर के शोले को जैसे किसी ने फूंक मार कर बुझा दिया था। सही हुआ था या गलत, ये तब्दीलियां अच्छी थीं या बुरी, खुद सिकंदर उस्मान भी उस पर कोई राय देने के काबिल नहीं हुए थे। मगर उन्हें यह जरूर मालूम हो गया था कि उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। उन्हें यह अंदाजा नहीं हुआ था कि उसने जिंदगी में पहली बार चोट खाई थी और जिंदगी में पहली बार पड़ने वाली चोट बड़े बड़ों को रुला देती है। वो तो फिर 21-22 साल का लड़का था। जिंदगी में बाज दफा हमें पता नहीं चलता कि हम तारीकी से बाहर आए हैं या तारीकी में दाखिल हुए हैं। अंधेरे में सिमत का पता नहीं चलता, मगर आसमान और जमीन का पता जरूर चल जाता है, बल्कि हर हाल में चलता है। सर उठाने पर आसमान ही होता है, सर झुकाने पर जमीन ही होती है। दिखाई दे न दे, मगर जिंदगी में सफर करने के लिए सिर्फ 4 सिमतों ही की जरूरत पड़ती है, दाएं बाएं आगे पीछे। 5वीं सिमत पैरों के नीचे होती है। वहां जमीन ना हो तो पाताल आ जाता है। पाताल में पहुंचने के बाद किसी सिमत की जरूरत नहीं रहती। 6ठी सिमत सर से ऊपर होती है, वहां जाया ही नहीं जा सकता। वहां अल्लाह होता है, आंखों से नजर ना आने वाला, मगर दिल की हर धड़कन, खून की हर गर्दिश, हर आने जाने वाले सांस, हलक से उतरने वाले हर निवाले के साथ महसूस होने वाला। वो फोटोग्राफिक मेमोरी, वो 150 प्लस IQ लेवल उसे अब अजाब लग रहा था। वो सब कुछ भूलना चाहता था। वो सब जो वो करता रहा, वो सब कुछ, वो कुछ भी भुलाने के काबिल नहीं था। कोई उससे उसकी तकलीफ पूछता। न्यू हेवन वापस आने के बाद उसने जिंदगी के एक नए सफर को शुरू किया था। उस रात उस जंगल के हौलनाक अंधेरे और तन्हाई में उस दरख्त के साथ बंधे बिलखते हुए किए गए तमाम वादे उसे याद थे। वो सबसे बिल्कुल अलग थलग रहने लगा था, मामूली से राब्ते और ताल्लुक के भी बगैर। मुझे तुमसे नहीं मिलना, वो साफ गो तो हमेशा से ही था, मगर इस हद तक हो जाएगा उसके साथियों में से किसी को भी इसकी तवक्को नहीं थी। चंद हफ्ते उसके बारे में उसका ग्रुप चेमा गोइयाँ करता रहा, फिर ये चेमा गोइयाँ एतराज़ात और तबसरों में तब्दील हो गईं, और उसके बाद तंजियाँ जुमलों और नापसंदीदगी में। फिर सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। सालार सिकंदर किसी की ज़िंदगी का मरकज़ और महवर नहीं था, न दूसरा कोई उसकी ज़िंदगी का। उसने न्यू हेवन पहुँचने के बाद जो चंद काम किए थे, उसमें जलालुल नसर से मुलाकात की कोशिश भी थी। वो पाकिस्तान से वापस आते हुए उसके घर से अमेरिका में उसका एड्रेस ले आया था। एक इत्तफाक ही था कि उसका एक कज़न भी उसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था। बाकी का काम बहुत आसान साबित हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा आसान। वो उससे एक बार मिलकर उससे माजत करना चाहता था, उसे उन तमाम झूठों के बारे में बता देना चाहता था जो वो उससे इमामा के बारे में और इमामा को उसके बारे में बोलता रहा था। वो उन दोनों के ताल्लुक में अपने रोल के लिए शर्मिंदा था। वो उसकी तलाफी करना चाहता था। वो जलालुल नसर तक पहुंच चुका था और वो इमामा हाशिम तक पहुंचना चाहता था। वो जलालुल नसर के साथ हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में बैठा हुआ था। जलालुल नसर के चेहरे पर बेहद संजीदगी थी। उसके माथे पर पड़े हुए बल उसकी नाराजगी को जाहिर कर रहे थे। सालार कुछ देर पहले ही वहां पहुंचा था और जलालुल नसर उसे वहां देखकर हक्का बक्का रह गया था। उसने जलाल से चंद मिनट मांगे थे। वो 2 घंटे इंतजार करवाने के बाद बिलाखिर कैफेटेरिया में आ गया था। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? उसने आप जनाब के तमाम तकल्लुफ़ात को बरतरफ रखते हुए टेबल पर बैठते हुए सालार से कहा, यह अहम नहीं है, ये बहुत अहम है। अगर तुम वाकई चाहते हो कि मैं कुछ देर तुम्हारे साथ यहाँ गुजारूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। मैंने अपने कज़न से मदद ली है, वो एक डॉक्टर है और इस शहर में बहुत अरसे से काम कर रहा है। मैं ये नहीं जानता उसने आपको कैसे ढूंढा है। मैंने उसे सिर्फ आपका नाम और कुछ दूसरी मालूमात दी थी, सालार ने कहा। लंच? जलाल ने बड़े रस्मी अंदाज में कहा। वो टेबल पर आते हुए अपने लंच ट्रे साथ लेकर आया था। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, सालार ने शुक्रिया के साथ माजरत कर ली।
जलाल ने कंधे उचकाए और खाना शुरू कर दिया। किस मामले में बात करना चाहते हो तुम मुझसे? मैं आपको चंद हकाइक से आगाह करना चाहता हूँ। जलाल ने अपनी भवें उचकाई। हकाइक? मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं इमामा का दोस्त नहीं था, वो मेरे दोस्त की बहन थी, सिर्फ मेरी नेक्स्ट डोर नेबर। जलाल ने खाना जारी रखा। मेरी उससे मामूली जान पहचान थी। वो मुझे पसंद नहीं करती थी, खुद मैं भी उसे पसंद नहीं करता था, और यही वजह थी कि मैंने आप पर यूं जाहिर किया जैसे वो मेरी गहरी दोस्त थी। मैं आप दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना चाहता था। जलाल संजीदगी से उसकी बात सुनते हुए खाना खाता रहा। उसके बाद जब इमामा घर से निकलकर आपके पास आना चाहती थी तो मैंने उससे झूठ बोला आपकी शादी के बारे में। इस बार जलाल खाना खाते खाते रुक गया। मैंने उससे कहा कि आप शादी कर चुके हैं और आपके पास इसीलिए नहीं आई थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत नामुनासिब हरकत की है, मगर उस वक्त तक देर हो चुकी थी। इमामा से मेरा कोई राब्ता नहीं था, मगर ये एक इत्तफाक है कि आपसे मेरा राब्ता हो गया। मैं आपसे एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी माज़रत कबूल करता हूँ, मगर मैं नहीं समझता कि तुम्हारी वजह से मेरे और इमामा के दरमियान कोई गलत फहमी पैदा हुई। मैं पहले ही उससे शादी न करने का फैसला कर चुका था। जलाल ने बड़ी साफ़गोई से कहा। वो आपसे मोहब्बत करती थी? सालार ने धीमी आवाज़ में कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर शादी वगैरह में सिर्फ मोहब्बत तो नहीं देखी जाती, और भी बहुत कुछ देखा जाता है। जलाल बहुत हकीकत पसंदाना अंदाज में कह रहा था। जलाल, क्या यह मुमकिन नहीं है कि आप उससे शादी कर लें? पहली बात यह है कि मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं है, और दूसरी बात यह है कि मेरा उसके साथ राब्ता होता तब भी मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। उसको आपके सहारे की ज़रूरत है, सालार ने कहा। मैं नहीं समझता उसे मेरे सहारे की ज़रूरत है। अब तो बहुत अरसा गुजर चुका है, अब तक वो कोई ना कोई सहारा तलाश कर चुकी होगी। जलाल ने इत्मीनान से कहा। हो सकता है उसने ऐसा ना किया हो, वो अभी भी आपका इंतज़ार कर रही हो। मैं इस तरह के इम्कानात पर गौर करने का आदी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बताया कि मेरे लिए अपने कैरियर की इस स्टेज पर शादी मुमकिन ही नहीं है, और वो भी उससे। क्यों? इस क्यों का जवाब मैं तुम्हें क्या दूँ? तुम्हारा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उससे क्यों शादी करना नहीं चाहता मैं तभी उसे बता चुका हूँ, और इतने अरसे बाद तुम दोबारा कर फिर वही पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हो। जलाल ने कदर नाराज़ी से कहा। मैं सिर्फ उस नुकसान की तलाफी करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी वजह से आप दोनों का हुआ। सालार ने नरमी से कहा। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, और इमामा का भी नहीं हुआ होगा। तुम ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो रहे हो। जलाल ने सलाद के चंद टुकड़े मुंह में डालते हुए इत्मीनान से कहा। सालार उसे देखता रहा। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो उसे अपनी बात कैसे समझाए। मैं उसको ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ, उसने कुछ देर बाद कहा, मगर मैं उसे ढूंढना नहीं चाहता। शादी मुझे उससे नहीं करनी, तो फिर ढूंढने का फ़ायदा? सालार ने एक गहरा सांस लिया। आप जानते हैं उसने किस लिए घर छोड़ा था? मेरे लिए बहरहाल नहीं छोड़ा था। जलाल ने बात काटी। आपके लिए नहीं छोड़ा था, मगर जिन वजूहात की बिना पर छोड़ा था। क्या एक मुसलमान के तौर पर आपको उसकी मदद करनी नहीं चाहिए, जबकि आप ये भी जानते हैं कि वो लड़की आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आपसे बहुत इंस्पायर्ड है। मैं दुनिया में कोई वाहिद मुसलमान नहीं हूँ, और ना ही मुझ पर यह फ़र्ज़ कर दिया गया है कि मैं उसकी मदद करूँ। मेरी एक ही ज़िंदगी है, और मैं उसे किसी दूसरे की वजह से तो ख़राब नहीं कर सकता। और फिर तुम भी मुसलमान हो, तुम क्यों नहीं शादी करते उससे? मैंने तो तब भी कहा था तुमसे कि तुम उससे शादी कर लो। तुम वैसे भी उसके लिए नर्म गोशा रखते हो। जलालुन नसर ने कदरे चुभते हुए अंदाज में कहा। सालार उसे खामोशी से देखता रहा। वो उसे नहीं बता सकता था कि वो उससे शादी कर चुका है। शादी? वो मुझे पसंद नहीं करती, उसने कहा। मैं इस सिलसिले में उसे समझा सकता हूँ। तुम मेरा उससे राब्ता करवा दो तो मैं उसे तुमसे शादी करने पर तैयार कर लूँगा। अच्छे आदमी हो तुम, और ख़ानदान वगैरह भी ठीक ही होगा तुम्हारा। कार तो 1.5 साल पहले भी बड़ी शानदार रखी हुई थी तुमने। इसका मतलब रुपया पैसा वगैरह होगा तुम्हारे पास। वैसे यहाँ किस लिए हो? MBA कर रहा हूँ। फिर तो कोई मसला नहीं, जॉब तुम्हें मिल जाएगी। रुपया वैसे भी तुम्हारे पास है, लड़कियों को और क्या चाहिए? इमामा तो वैसे भी तुम्हें जानती है। जलाल ने चुटकी बजाते हुए मसला हल किया। सारा मसला तो उसी जानने ने ही पैदा किया है। वो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा जानती है। सालार ने जलाल को देखते हुए सोचा, वो आपसे मोहब्बत करती है। सालार ने जैसे उसे याद दिलाया। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। लड़कियाँ कुछ ज़्यादा जज्बाती होती हैं इस मामले में। जलाल ने कदर बेजारी से कहा। ये वन साइड लव अफेयर तो नहीं होगा, आप किसी न किसी हद तक उसमें इन्वॉल्व तो ज़रूर होंगे। सालार ने कदर संजीदगी से कहा। हाँ, थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था, मगर वक्त और हालात के साथ साथ तरजीहात भी बदलती रहती हैं इंसान की। अगर आपको वक्त और हालात के साथ अपनी तरजीहात बदलनी थी तो आपको उसके बारे में इमामा को इन्वॉल्व होते ही बता देना चाहिए था। कम से कम उससे ये तो होता कि वो आपसे मदद की तवक्को रखती
نہ آپ پر اس قدر انحصار کرتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اس سے شادی کے حوالے سے کبھی کوئی بات یا وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ جلال کچھ کہنے کے بجائے خوش غمی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھے کیا جتانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے چند لمحوں کے بعد اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تھا تو آپ کا فون نمبر اور ایڈریس دے کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ نے اپنے پیرنٹس سے شادی کی بات کر لی ہے۔ میں نے اسے اپنا فون دیا تھا کہ وہ آپ سے یہ بات خود پوچھ لے۔ یقیناً اسلام آباد آنے سے پہلے آپ نے اس سے یہ کہا ہوگا کہ آپ اس سے شادی کے لیے اپنے پیرنٹس سے بات کریں گے۔ آپ نے یقیناً پہلے محبت وغیرہ کے اظہار کے بعد اسے پرپوز کیا ہوگا۔ جلال نے کچھ برہمی سے اس کی بات کاٹی۔ میں نے اسے پرپوز نہیں کیا تھا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ مان لیتا ہوں اس نے پرپوز کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انکار نہیں کیا ہوگا۔ سالار عجیب انداز میں مسکرایا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت محبت ہے۔ آپ کو بھی بتایا ہوگا اس نے کہ وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی، مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہوں گے، مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو ہے۔ میں خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، خاص طور پر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بارے میں۔ مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتا پھرتا ہے، وہ مدد کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ کو جھٹک نہیں سکتا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ اور فریب دے گا۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کی مدد کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی 1.5 سال پہلے کی ہو، پھر بھی اگر آپ انکار پر ہی مصر ہیں تو میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے الوداعی مصافحے کے لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا۔ خدا حافظ۔ سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جلال اسی حالت میں اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر اس نے خود کلامی کی۔ اٹس ریئلی این ایڈیٹ ورلڈ آؤٹ دیئر۔ وہ دوبارہ لنچ ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا موڈ بے حد آف ہو رہا تھا۔